गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अप्लाइड फिजिक्स के यूनिट नंबर 2 का टॉपिक वर्क पढ़ेंगे। तो वर्क पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वर्क इज रिलेटेड टू फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ओवर विच इट एक्ट्स, और वी कैन से वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द component of the force in the direction of displacement and the magnitude of displacement। मीन्स वर्क क्या है? अगर हम नॉर्मल लाइफ में हम देखें तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट ने 2 घंटा पढ़ाई की, 3 घंटा पढ़ाई की, तो हम ये कहेंगे कि हाँ, उसने मेंटली वर्क किया है। अगर किसी फार्मर ने खेत में काम किया है तो हम कहेंगे कि वर्क किया है। किसी कुली ने सामान उठा के कुछ डिस्टेंस पे चला है तो हम ये कहेंगे कि हाँ, उसने वर्क किया है। लेकिन जो फिज़िक्स की डेफिनेशन है, जो फिज़िक्स में वर्क की डेफिनेशन बताई गई है, उसके हिसाब से इन तीनों कंडीशंस को हम देखें तो हमें ये पता चलेगा कि कहीं पे वर्क पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव है और कहीं पे वर्क ज़ीरो भी है। जबकि अगर देखा जाए तो जो पर्सन है जो सिर के ऊपर वज़न लेके 1-2 किलोमीटर 1-2 मीटर चल रहा है, तो फिज़िकली देखा जाए तो उसने वर्क किया है। लेकिन फिज़िक्स की डेफिनेशन जो वर्क की दी हुई है, उसके हिसाब से हम देखें तो उसके द्वारा किया गया काम ज़ीरो होता है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे दी है कि वर्क को डिफाइन करने के लिए बोला गया है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट और जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। यहाँ पे जो F फोर्स है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और D डिस्प्लेसमेंट वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। इसको समझने के लिए हम ऐसा कंसीडर करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये फिगर ड्रॉ किया है कि ये कोई एक सरफेस है, इस पर ये कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसको फोर्स लगा के पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव किया। जो यहाँ से ये जो सेंटर लाइन बनाई है यहाँ से और यहाँ तक मूव करता है एफ फोर्स लगा के। अब फोर्स तो यहाँ इस डायरेक्शन में लगा रखी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर हम फोर्स का कंपोनेंट लेंगे तो फोर्स का कंपोनेंट क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? डी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या होगा? वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड टू बी product of component of the force in the direction of force and the displacement। मीन्स ये तो कंपोनेंट हो गया F का डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में F का कंपोनेंट क्या हुआ? F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय D, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा है तो F डॉट D। तो इक्वेशन 1 से हम ये कह सकते हैं कि अगर वर्क F डॉट D से डिफाइन किया है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, मतलब कि हमने फोर्स तो अप्लाई किया है, कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो भी अप्लाई किया, लेकिन उससे जो बॉडी है, जो वस्तु है, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो जो वर्क होगा वो क्या होगा? हमेशा ज़ीरो होगा। तो क्या है? कैसे? यहाँ पे D की वैल्यू अगर हम ज़ीरो पुट करें तो यहाँ से वर्क क्या आया हमारा? ज़ीरो। नेक्स्ट, नो वर्क डन इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। ये हमने एग्जांपल यहाँ पे समझ के देखा ही था कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो मीन्स D को ज़ीरो कर दो, फिर हम फोर्स कितना ही लगाएं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई दीवार है उसमें उसे हम पुश कर रहे हैं, बहुत फोर्स लगा के पुश कर रहे हैं, लेकिन वो दीवार अपनी जगह से नहीं हिल रही है,
तो फिजिक्स की लैंग्वेज में ये कहा जाएगा कि आपके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है, नो वर्क हैज़ बीन डन बाय यू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो है। जैसे ही हम डी की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे डब्ल्यू के फॉर्मूले में, हमारे पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ऐसे ही अगर फोर्स ज़ीरो है और डिस्प्लेसमेंट चाहे कुछ भी हो, तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। थर्ड कंडीशन वर्क डन ज़ीरो की, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिया है तो हमारे पास वर्क डन हमेशा ज़ीरो आएगा। मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू अगर ज़ीरो हो, थीटा की वैल्यू π/2 या 90 डिग्री हो, तो हमारे पास वर्क डन हमेशा कितना आएगा, ज़ीरो। यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं, W = F.D। इसको स्केलर प्रोडक्ट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, W = F.D cos थीटा। और हमने क्या बोला है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, तो यहाँ हमने cos 90 वैल्यू रखी, तो हमारे पास यहाँ जो वर्क डन आया वो ज़ीरो आया। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ये कंसीडर कर सकते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे हम देखते हैं कि कुली अपने सिर पर बहुत सारा वजन रख के यहाँ से वहाँ चलते हैं। तो अगर नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो वो बहुत सारा काम करते हैं, उनके द्वारा काम किया गया होता है। लेकिन अगर फिजिक्स के टर्म्स में देखें तो उनके द्वारा या वो जब सामान को सर पे रख के और चलते हैं तो उनके द्वारा जो वर्क डन होता है, जो काम किया हुआ होता है, वो हमेशा ज़ीरो निकलेगा। रीज़न, क्योंकि वजन सिर पे रखा हुआ है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, ठीक है। और वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर वो वजन लग रहा है ऊपर से नीचे, और वो चल रहा है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो जो एंगल बना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो कितना बना, 90 डिग्री। वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर की कंडीशन में cos 90 डिग्री रखा जाता है। और हम सबको पता है, मैथ्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जो पर्सन है, जो पुली है, उसके द्वारा किया गया काम ज़ीरो। अब हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। अब से पहले जब हमने पढ़ा था तो हमने फोर्स को कांस्टेंट रखा था कि F कोई फोर्स है। अब यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया है, जो F फोर्स है वो फंक्शन है x का, मतलब डिस्प्लेसमेंट का। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इज स्मॉल, वी कैन टेक द फोर्स F of x एज द अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट एंड डेल्टा W शुड बी इक्वल टू F of x इंटू डेल्टा x। और हम इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं कि W जो है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर x लिमिट x1 टू x2 F of x। x1 क्या है, इनिशियल पोजीशन बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, जहाँ पे वो रखी हुई थी। x2 क्या है कि फोर्स लगाने के बाद जहाँ पर वो डिस्प्लेस हो गई वो पोजीशन। तो यहाँ से हम ऐसे करके फोर्स को का यूज़ करके वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है उसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा है, अ वेट लिफ्टर होल्डिंग अ 150 kg मास स्टैंडली on his shoulder for 30 seconds does no work on the load during this time।
ये एग्जाम्पल ऐसा ही है जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल एक समझा था कि कोई कुली अगर अपने सिर पे वज़न लेके जा रहा है तो उसके द्वारा किया गया काम बताओ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि एक वेट लिफ्टर है, उसने 150 kg का वेट 30 सेकेंड तक उठा के रखा है, लेकिन उसके द्वारा किया गया काम 0 पर माना गया है, 0 ही आया है। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है कि उसने जो फोर्स तो लगा रखा है, चीज़ अगर उठा रखी है तो फोर्स लग रहा है, लेकिन वो अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है, उसने कहीं पे भी मोशन नहीं किया है, वो कहीं पे भी नहीं गया है, ना आगे ना पीछे, वो जहाँ पे था वो वहीं पे रहा है। तो ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन मतलब पर्सन की फाइनल पोजीशन और पर्सन की इनिशियल पोजीशन दोनों क्या है, सेम है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, लेकिन यहाँ पे जो वेट लिफ्टर है वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, वो कहीं पे भी उसने मूवमेंट नहीं किया है, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम रहेगी, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आया, 0। तो हमने पहले पढ़ा था F.D cos थीटा। अब जब d की वैल्यू भी 0 हो गई तो वर्क डन कितना आएगा, 0। ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव वर्क का और नेगेटिव वर्क का। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन दिया है, अ साइक्लिस्ट comes to the skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the cycle due to road is 200 Newton and is directly opposed to the motion. Point number A, question number A, how much work does the road do on the cycle? And question number 2, how much work does the cycle do on the road? क्वेश्चन में बोला गया है कि एक साइकिलिस्ट है, वो ये समझ लीजिए कि वो ब्रेक लगाता है 10 मीटर तक और वो रुक जाता है, और उसको रुकने के लिए जो फोर्स लगाया है साइकिल का रोड पे वो है 200 न्यूटन, और जो फोर्स लगाया है वो मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंगल क्या हुआ, 180 डिग्री। तो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाउ मच वर्क डज द रोड ऑन द साइकिल, मतलब रोड ने साइकिल पे कितना काम किया है, एंड सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, कि साइकिल ने रोड पे कितना काम किया। ये दो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पहले हम करते हैं पॉइंट नंबर ए। तो उसमें क्वेश्चन में दिया गया है, टू स्टॉपिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट मेक एंगल ऑफ 180। जैसे हमें क्वेश्चन में एक लाइन क्लियर बोली गई है, एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, जो फोर्स लगा है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है। जैसे कि अगर साइकिल x डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो फोर्स लगा है वो -x डायरेक्शन में लगा होगा, तभी साइकिल रुकेगी। ठीक है, तो अगर हम ये देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में साइकिल मूव कर रही थी और नेगेटिव एक्स एक्सिस में फोर्स लगा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया है, 180 डिग्री। 180 डिग्री एंगल हो गया है। तो हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो W की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, F.D cos थीटा, F हमें दिया है 200 न्यूटन, D दिया हुआ है 10 मीटर, और cos थीटा कितना है 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो हमारे पास वर्क डन आया -200 जूल। मीन्स जो रोड क्वेश्चन पूछा था, हाउ मच वर्क डज द रोड ऑन द साइकिल, मतलब रोड ने साइकिल पे कितना काम किया है, -200 जूल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच वर्क डज द साइकिल ऑन द रोड, कि अब साइकिल ने रोड पे कितना काम किया है ये बताना है। तो इसको बताने के लिए हम सिंपली क्या लगाते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, इससे पहले वाले हमने ये लेक्चर में पढ़ा था, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें ऑब्जेक्ट ए, हम कंसीडर कर लेते हैं साइकिल को, ऑब्जेक्ट बी हम कंसीडर कर लेते हैं रोड को,
तो ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पे कितना फोर्स लगा रहा है एफ ए बी, और ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पे कितना फोर्स लगा रहा है एफ बी ए। तो क्या होना चाहिए न्यूटन के थर्ड नियम के हिसाब से एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए। ठीक है ना। तो यहाँ हम सीधे न्यूटन का थर्ड नियम लगाएंगे, तो उससे क्या आएगा कि वर्क डज द रोड ऑन द साइकिल इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ वर्क डज द साइकिल ऑन द रोड। मतलब कि रोड ने जितना साइकिल पे काम किया है वो वर्क डन किसके बराबर होना चाहिए, माइनस टाइम ऑफ साइकिल ने जो रोड पे काम किया है। तो साइकिल ने रोड पे जो काम किया है वो हम कैसे निकालेंगे, माइनस टाइम ऑफ दिस। तो ये कितना आ गया, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास आंसर आया 200 जूल। तो इस तरीके से हमने 2-3 एग्जाम्पल लिए, इसमें हमने क्लियर किया है कि वर्क डन जीरो कैसे आएगा, वर्क डन पॉजिटिव कैसे आता है और वर्क डन नेगेटिव कैसे आता है। ओके। उसके बाद अगर हम ये कंसीडर करें कि अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसके लिए क्या होता है, इफ द फोर्स इज कंजर्वेटिव देन द वर्क डन बाय इट ऑन एन ऑब्जेक्ट इज पाथ इंडिपेंडेंट and it's depend only on the final and initial position। कि अगर वर्क जो है, फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है, जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो कंजर्वेटिव है, तो फोर्स सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि फोर्स लगाने से पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, और फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हुई है वहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो ऑब्जेक्ट है कहीं पे भी मूव करे, कितनी भी देर मूव करे, उस पर वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन। ओके। जैसे सपोज हमने ये कंसिडर किया कि कोई एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर ए बी सी डी। ओके। अब हमने ये माना कि पॉइंट ए पे कोई बॉडी रखी थी, उसको हमने फोर्स लगा के हमको वापस बी पे लेके आना, ए से शुरू करके डी पे। तो एक तो ये तरीका हुआ कि हमने पुश किया, ए से बी पे लेके गए, फिर बी से पुश किया, बी से सी पे और सी से डी पे ले आए। ओके। एक ये तरीका हुआ कि हम ए से बी पे ले गए, बी से सी पे ले गए, फिर सी से वापस बी पे ले गए, फिर वापस बी से सी पे ले आए, फिर सी से डी पे ले गया। तो फिजिकली देखें तो काम तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन फोर्स कंजर्वेटिव था। तो हमने क्या पढ़ा है कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। उसने ए पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में कहाँ कहाँ मोशन किया, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ए बी सी डी डायरेक्ट आए या ए बी सी डी ऐसे घूम के आए, वर्क डन जो आएगा वो इक्वल आएगा। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय द फोर्स इज 0 फॉर क्लोज पाथ। अगर कोई हमने क्लोज पाथ कंसिडर किया है जस्ट लाइक अ सर्किल, तो उसके लिए वर्क डन हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट पहले हमने पॉइंट पढ़ा है कि वर्क डन सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे। और यहाँ पे क्या है, अगर क्लोज पाथ है तो जहाँ से शुरू किया है वहीं पे ख़त्म होगा, तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या होगी, सेम हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उससे हमारा 0, और वर्क डन क्या आएगा हमारा 0 आएगा। फिर हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा, सबसे पहले स्टार्टिंग की हमने वर्क डेफिनेशन से। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है, अगर सिंपली फिजिक्स की लैंग्वेज में देखी जाए तो किसी भी एक बॉडी पे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स लगा हुआ है वो, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। वर्क क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 किस किस कंडीशन में हो सकता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, अगर
सेकेंड कंडीशन अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो, और थर्ड कंडीशन अगर अप्लाइड फोर्स ज़ीरो हो। तो तीनों कंडीशन में हमारा वर्क क्या आएगा, ज़ीरो। पॉजिटिव कब होगा वर्क, कि जो फोर्स है वो और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच में एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच का बनता है। नेगेटिव कब आएगा, अगर फोर्स जो अप्लाई किया है उसमें और जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हमारा, उन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का बनता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी यूनिट्स कैसे है। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, जूल, और डायमेंशन कितनी आती है, m1l2t। उसके बाद में हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ा नो वर्क का, पॉजिटिव वर्क का और नेगेटिव वर्क का। और लास्ट में हमने पढ़ा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कि अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में ऑब्जेक्ट कितनी देर तक कहाँ पे मूव करता है उस चीज़ पे वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। और अगर क्लोज पाथ के लिए कंसिडर किया है तो वर्क डन क्या होगा, वो हमेशा ज़ीरो आएगा। तो आज के बाद जो हम लेक्चर बनाएंगे उसमें हम वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे जो हमें इसकी थ्योरी है, जो इसके कंसेप्ट हैं, वो और क्लियर हो जाए। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।